हेलो। आज की कहानी न्याय। इसे जहां आरा सिद्दीकी ने लिखा है। रचनाकार जहां आरा सिद्दीकी का जन्म बांग्लादेश के राजशाही क्षेत्र में नौगांव जिले में 1957 में हुआ। ढाका विश्वविद्यालय में इतिहास से एमए कर ये बांग्लादेश राज्य सेवा में 1981 में आ गई। पिछले दशक में लेखन आरंभ कर जहां आरा ने बड़ी तेजी से अपनी पहचान स्थापित की। अब तक इनकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कहानियों में मनुष्य के मन मस्तिष्क की जटिलताओं के साथ सामाजिक विसंगतियों पर विमर्श व्यक्त होता है। समकालीन बांग्ला लेखन में जहां आरा सिद्दीकी का नाम उल्लेखनीय महत्व रखता है। वर्तमान समय में जहां आरा सिद्दीकी बांग्लादेश की सांस्कृतिक व राजनीतिक सचिव हैं। न्याय। यह एक बेहद दर्दनाक हादसा था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। पारुल और मैं बातें करती हुई कच्ची सड़क से गुजर रही थी। रास्ते के मोड़ पर पारुल मुझसे थोड़ी आगे निकल गई, जबकि मेरे पैर में ईंट का टुकड़ा चुभने से मैं पीछे रह गई थी। जब मैं अपने आप को थोड़ा संभाल पाई, मैं मोड़ तक पहुंची और पारुल के पास हो ली, और तुरंत वह दृश्य दिख गया। मैंने पिछले ही दिन जिन 3 लोफरों जैसे लड़कों को देखा था, उन्हीं में से एक ने पारुल पर एसिड से भरी बोतल फेंक मारी। उसी क्षण जलन से बिलखती चिल्लाती पारुल जमीन पर लुढ़क गई। मुझे पूरा यकीन था कि उस गुंडे ने पारुल पर एसिड ही फेंका था। जब तक मैं पास पहुंचकर अपना गुस्सा उन पर उतारती, वे भाग चुके थे। मैं बेहद आतंकित और दुखी हो एक असहाय स्थिति में खड़ी की खड़ी रह गई। चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े थे। असहाय जलन के कारण पारुल चीखती जा रही थी, पर मैं किंकर वैवी मूड अपना होशो हवास खो चुकी थी। किसी तरह गिरते पड़ते पारुल तक आई तो देखा एसिड का सर्वाधिक प्रभाव उसके एक ओर के गाल और आंख पर हुआ था। भय से मैंने अपनी आंखें फेर ली। गांव के लोग पारुल को तुरंत अस्पताल ले जाने की बातें कर रहे थे। चारों तरफ भीड़ और कोलाहल के माहौल का भेद पारुल को वहां से वे उठाकर अस्पताल ले गए। मैंने पीछे मुड़कर पारुल के घर की ओर कदम बढ़ाया, कारण पारुल के माँ बाप को ऐसे हालात में मुझे ही जाकर सांत्वना देनी चाहिए, उन्हें ढांढस भी बंधाना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। मैं आगे तो बढ़ रही थी, पर मेरी अनुभूतियां सुन पड़ गई थी। सारा विचार बोध में खो बैठी थी। गांव में हमारी पैतृक जमीन थी। 2 हिस्सा भाई का और 1 हिस्सा मेरा। मेरी माँ कहा करती थी, अफरोजा लड़की है, गांव जाना, वहां जमीन जायदाद की बातें करना उसके वश का नहीं है। अतः भाई कह तो नहीं सकता था, पर उसे गांव जाना और धान की वसूली, यह सब काम क्षत्रिय नहीं लगते थे। वह ढाका के शहरी वातावरण में पला बढ़ा हुआ था। ढाका में वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साथ ही लेफ्टिस्ट दल में राजनीति करने वाला। इसके बावजूद माँ का दिल रखने के लिए भाई गांव चला जाता था, पर गांव जाकर वह गांव वालों को उल्टी पट्टी पढ़ाने लगा था। खेती हर किसानों से वह कहता फिरता, जो जोतेगा खेत उसी का होगा, उन्हें समझाने लगा। तुम्हारी मेहनत तो धान भी तुम्हारा, पसीना तुम बहाते हो, मेहनत तुम करते हो, और हम शहर से आकर आधे हिस्से पर हाथ जमा लेते हैं। यह सरासर गैर कानूनी है। अब से यह भागीदारी बंद। पूरा का पूरा धान तुम रख लिया करो। दूसरी ओर भाई माँ के पास ढाका आकर कुछ और ही राग अलापता। माँ से गांव वालों की नालिश करता, मैं गांव नहीं जाता, गांव वाले मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, मुझे धान देने से इनकार करते हैं। इससे तो भला यही होगा कि हम अपना हिस्सा लेना छोड़ दें, धान उन्हें ही पूरा का पूरा दे दिया जाए। अब तो पिताजी भी नहीं थे, माँ प्राय अस्वस्थ रहती। गांव में जाना, धान की वसूली, यह माँ के बस का नहीं था। पारुल के पिता मेरी माँ के करीब करीब मैनेजर बन ही चुके थे, अतः धान के मामले में जितना कुछ बन पड़ता उनके ऊपर ही माँ भरोसा करने लगी। सारा कुछ वे ही संभालने लगे। बदले में उन्हें मेरी माँ ने अपने पक्के मकान का एक बड़ा कमरा दे दिया था। पारुल के पिता अर्थात बदरुद्दीन सपरिवार वहां रहने लगा था। वह बेहद गरीब था।
माँ के हिस्से का जमीन वही जोतता जो मकान के साथ था। सारी फसल वही उठा लेता। करीब 10-12 बच्चे थे। 6 बच्चों को वह बेच चुका था, कारण बच्चों को खिला पिला नहीं सकता था। मेरे भाई की बात उसने कतई न सुनी। उल्टा माँ से आकर कहने लगा, आप हमारे मालिक, हमारे प्रभु हैं। आपकी जमीन पर हम हक जमा लें, यह तो पूरा अधर्म है। इससे ऊपर वाले इससे ऊपर वाले हमें सजा जरूर देंगे। आपका पूरा हक बनता है कि आप आधा धान लें। आपका बेटा यह सब उल्टी सीधी गांव वालों को क्या सलाह दे रहा है। इस प्रकार भाई से बदरुद्दीन की नहीं पटती थी। इस घटना के बाद माँ ने भी रूठकर भाई को गांव भेजना भेजना बंद करवा दिया। सारा लेन देन पैसा जैसा जब चाहे बदरुद्दीन ही करने लगा था। इसी बीच भाई एक दिन विदेश उड़ गया। माँ समझ गई अब हमारी जमीन की रखवाली नामुमकिन है। अतः माँ ने बदरुद्दीन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता जमीन बेचनी शुरू कर दी थी। लेकिन बदरुद्दीन खरीदारों के साथ ठीक से पेश नहीं आता था। माँ ने इसी कारण मुझे गांव गांव भेजकर चाहा था कि बची खुची जमीन मैं बेच बाच कर छुट्टी कर दूं। 2 बार पहले भी मैं इसी कारण गांव आ चुकी थी। माँ की बची कुची जमीन मैं बेचकर चली जाऊं और गांव से हमारा पूरा रिश्ता खत्म हो जाए, यह स्थिति बदरुद्दीन को बहुत भा रही थी। कारण उसे हमारा गांव वाला मकान पूरा मिल जाएगा। माँ इसे ही दे देंगी, वह जानता था। माँ इसे ही दे देंगी, वह जानता था। मैं गांव में जाकर जिस कमरे में रहती थी, बदरुद्दीन उसके बगल वाले कमरे में ही परिवार सहित रहता था। उसकी एक लड़की करीब 13-14 साल की थी। बड़ी बड़ी आंखें और भोली भाली सांवली सूरत। वह हरदम मेरे पीछे पीछे घूमती, मेरी हर जरूरत पर नजर रखती, कहती, फूफू तुम बैठो, मैं ला देती हूँ या मैं कर देती हूँ। कहीं जाना होता तो वह मेरे संग हो लेती। उसका नाम पारुल था, पर हम उसे पारू बुलाते थे। बीते कल मैं उसी पारुल के साथ लेकर दूर के रिश्ते के अपने चाचा के घर जा रही थी। एक बड़े फैले हुए इमली के पेड़ के नीचे देखा तो पाया कि आवारा लड़के वहां खड़े खड़े अड्डा मार रहे थे। यह देख पारू ठिठक गई, फिर बोली, चलो फूफू दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। उसकी आंखों में बेहद विरक्ति की भावना झलक रही थी। मैंने पूछा, ये लड़के कौन हैं? चेयरमैन का लड़का नाम रमीज है और साथ के 2 लड़के उसी के दोस्त हैं। उन्हें देख तू इतनी डर क्यों गई? मैं तो तेरे साथ हूं न। पारू तब तक मेरी बगल में आ गई थी। जब हम लड़कों के बगल से होकर गुजरे तो उन्होंने हमें देख सीटी बजाई। मुझे तभी ताज्जुब हुआ, कारण मेरे जैसे उम्र वाली महिला पारू के साथ थी, फिर भी लड़कों की यह जुर्रत हुई कैसे? तब मैं समझी कि पारू यूं ही नहीं डर रही थी। मेरे साथ चलते चलते पारू कहती जा रही थी, रमीज बहुत बदमाश है। वह कहता है कि अगर मैं उसके प्रस्ताव से सहमत न हुई तो वह मुझे उचित सीख देगा। क्या है वह प्रस्ताव? यह पूछना मेरे लिए उचित नहीं होगा, यह मैं समझ चुकी थी जैसे ही मैंने पारू की नज़रों में झांका था। तुमने अपने पापा माँ से यह बताया है? फायदा क्या है, वे कुछ कर तो नहीं पाएंगे, फिजूल ही सोच में पड़ जाएंगे। वे तो इतने शैतान हैं कि गांव में सभी उनसे दूर भागते हैं। तो उसके पिताजी से तो नालिश कर सकती हो। इस बात से पारू हंस पड़ी। मुझे लगा हंसने की बजाय पारू रो पड़ती तो बेहतर था, कारण उसकी वह हंसी बेहद दर्दनाक थी, बेबसी से भरी। टेढ़े भेड़े रास्ते से गुजरते समय पारू रमीज के बाप के कुकर्मों का वर्णन करने लगी। चेयरमैन उस बाप ने 3-3 शादियां की हैं। आखिरी वाली को उसकी मर्जी के खिलाफ निकाह करके लाया है। लड़की जवान और उसका एक जवान प्रेमी भी है। लड़की के माँ बाप का मुंह रुपयों से उसने बंद किया था। वह प्रेमी लड़का काम से कहीं बाहर गया तो लौटकर उसने देखा उसकी प्रेमिका चेयरमैन की तीसरी ब्याहता है। लड़की भी कम जिद्दी न थी। एक रात प्रेमी के साथ भाग खड़ी हुई। चेयरमैन का खौफनाक रूप अब बहुतों के लिए डर का कारण बन गया। उस जवान लड़की की बर्बादी अब करीब है, ऐसा सब सोचने लगे थे। खौफ हकीकत में बदल गया। एक रात
गांव के कुछ लोग बाहर से लौटते हुए संकरी पगडंडी से गुजर रहे थे। पूर्णमासी की रात थी। कुछ आहट होते ही टॉर्च मारकर उन लोगों ने देखा एक लड़की की मृत देह पड़ी है। मुंह कुचला हुआ और सारा शरीर शत विषित है। अतः वह पहचान में नहीं आ रही थी, तो भी लोगों ने अनुमान लगा लिया इसकी मौत तालाब के पानी में हुई थी। वहीं उसके प्रेमी की मृत देह भी फूलकर तैरती मिली थी। सभी समझ रहे थे कि यह काम किसका है। किसी ने शायद थाने में रपट भी पहुंचाई थी। घटना की जानकारी थाने के दरोगा को भी थी। इतना होते हुए भी केस बीच में ठप हो गया था। चेयरमैन के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण लाने नहीं दिया गया। ऊपर से थाने का दारोगा भी किसी झमेला में फंसना नहीं चाहता था। चेयरमैन की प्रस्तावित रकम की राशि काफ़ी मनमाफिक थी। बनिस इसके ही चेयरमैन के गुंडों की मार खाई। यह 10 वर्ष पहले की बात है। केस दब गया था, कारण गांव के लोग तब इतने सचेत न थे। तब वे ही किसान चालाक समझदार भी हैं। अब वे ही किसान चालाक और समझदार भी हैं। अब बाप की कुर्सी लड़के ने ले ली है, अतः इसके विरुद्ध नालिश करना विपत्ति को न्योता देना है। बात तो बस पिछले ही दिन की थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि दूसरे ही दिन रमीज ऐसा कांड कर बैठेगा। अगर मैंने एसिड वाली घटना आंखों से न देखी होती तो इन बातों को अनसुनी कर जाती। मैं घर की ओर लौट ही रही थी कि घर के सामने एक बड़े से आम के वृक्ष के नीचे बदरुद्दीन की औरत गुमसुम बैठी देखी। मुझे देखते ही बुर्का फाड़कर रोने लगी। चारों ओर से महिलाएं उसे घेरे हुई थी। मैं समझ गई कि खबर उसे पहले से मिल गई है। उसे ढांढस दिलाते हुए मैं बोली, उस लड़के को मैं जेल भिजवा कर रहूंगी। बदरुद्दीन की बीवी का कहना था, सर्वनाश तो हो चुका है। मेरे बेटी से अब निकाह कौन करेगा। मैं आक्रोश से पागल हो रही थी। भीतर ही भीतर आग उगल रही थी और सोच रही थी कि चेयरमैन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उससे टक्कर लेकर रहूंगी। इतना आत्मविश्वास मुझ में था। अतः बदरुद्दीन के एक लड़के को लेकर मैं थाने पहुंची, जो कोई खास दूर नहीं था। एक स्वच्छ सफ़ेद चौपाल थी, जिसके सामने और पीछे आम के बगीचे थे। गेट पर पहरेदार भी थे। भीतर कुर्सी पर ओसी दरोगा बैठे थे। आसपास के गांव के कुछ लोग उन्हें घेरे हुए थे, शायद घटना का वर्णन कर रहे होंगे। मुझे देखते ही खिसक गए। ओसी कम उम्र का लंबे डील डोल काला नौजवान था। कुर्सी से उठकर उसने मेरा अभिवादन किया। मेरे वहां पहुंचने पर अवाक होकर बोला, मुझे ही बुला लिया होता मैडम। मैं जो यूनिवर्सिटी में आपसे पत्रकारिता पढ़ता था, उनके छात्रों की भीड़ में शायद आप मुझे पहचान ना पाई हों। आप किस बैच में थे, मैंने पूछा था। पहले आप बैठिए, कैसे आना हुआ। मुझे एहसास हुआ पुलिस अधिकारी होने पर भी यह मनुष्य तो भूला नहीं है। मैं खुश हुई। मैडम, मैं 1980 बैच में था। मेरा नाम अजीजुल हक है। चलिए, खुशी हुई कि आप ही यहाँ पर पोस्टेड मिले। मुझे डर था कहीं मेरी बात सुनने से दरोगा इनकार न कर दे। हंसते हुए अजीजुल हक ने कहा, दुख तो इसी बात का है कि इस पेशे में पहले ही हमें उल्वा समझ लिया जाता है। खैर, मैं तो इंसान हूं। हर पेशे में कोई न कोई ईमानदार तो होता ही होगा। आप बताइए, घटना तो आपने सुन ही ली है। मैंने स्वयं आंखों से देखा और चाहती हूं कि रमीज को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, जितना मैंने सुना है मैं आपसे सहमत हूं। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आइंदा ऐसी दुर्घटनाएं ना हों। मैंने कहा, हर रोज अखबार खोलते ही बस यही सब दुर्घटनाएं। पर ऐसा क्यों होता है? कारण कानून का बन जाना ही काफ़ी नहीं है, उस पर ठीक अमल भी होना चाहिए। कानून एक मखौल बनकर रह गया है। दोषी के भागने के वहाँ अनेक सुराख हैं। अजीजुल सहमति जताते हुए बोला, मैडम, घटना जो घटती है वह विचार तक पहुँचते हुए क्या रूप लेती है, यह बड़ी बात है। मैडम,
घटना जो घटती है वह विचार तक पहुंचते हुए क्या रूप लेती है, यह बड़ी बात है। कारण अमीर लोग गवाहों को मोटी रकम देकर उनका मुंह पहले ही बंद कर देते हैं और सारा कसूर पुलिस के सिर मर दिया जाता है। अजीजुल ने मेरा समर्थन पाकर अपना दुखड़ा सुनाया। मैडम जानती हैं, बेहद क्षमता और बेहद संपन्नता समाज में परिवार को शिथिल बनाती है। करीब 2 साल पहले की बात है। 10 साल की बच्ची से गांव के लड़के ने रेप किया। मैंने ही रेप का मामला दर्ज किया था। वह लड़का एक प्रभावशाली और धनाढ्य बाप का था। लड़की की चीख समय उसकी चाची ने सुनी थी और बाहर आकर देख लिया था। लड़का भाग खड़ा हुआ और भागते समय एक पांव की चप्पल छूट गई थी। जब गवाही देने प्रधान रूप में चाची कोर्ट में बुलाई गई तो जो सच उसने थाने में कहा था वह न बोलकर वह बोली। मैंने लड़के को धान के खेत से भागते हुए देखा था, लड़की के आसपास से नहीं। जज साफ साफ समझ गए थे कि गवाह रुपया खाकर पलट गया है, अतः कुछ किया न जा सका और दोषी बेकसूर छूट गया था। आज भी वह छाती फुलाकर घूम रहा है। उस जज से मैं एक जलसे में मिला था। वह मेरे रिश्तेदार थे। मैंने उनसे पूछा, ऐसा गलत काम आपने कैसे किया? उत्तर में उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, कानून में अंदाजन कोई बात नहीं होती। प्रमाण का लिखित बयान सत्य से मिलना होना चाहिए। कानून में अंदाजन कोई बात नहीं होती। प्रमाण का लिखित बयान सत्य से मिलता होना चाहिए। दोनों हालातों में यह कमजोर साबित हुआ और मैं कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि कम से कम 2 साल की जेल की सजा उसे मिलनी ही चाहिए थी। जब तक मैं सांस रोके सुन रही थी, मेरे मुंह से इतना ही निकला, बड़े बड़े वकीलों को बड़े बड़े लोग खरीद लेते हैं और न्याय के सुराखों से बाहर हो जाते हैं। सजा केवल गरीब भुगतते हैं। मेरे चेहरे की नसें क्रोध से तन गई थी। मैंने कहा, किसी भी हालात में इस केस को कमजोर नहीं होने दूंगी। जहां तक बन पड़ेगा, रिपोर्टर, अखबार, ऊंचे से ऊंचे ओहदे के अधिकारी तक पहुंचूंगी। अजीजुल से मैंने बार बार निवेदन किया कि लड़का छूटना नहीं चाहिए। अजीजुल ने मुझे आश्वस्त किया। सब कुछ निपटाकर घर लौटी तो शाम ढल चुकी थी। पारुल के माँ बाप अस्पताल में ही थे। केवल कुछ पड़ोसी घर पर भीड़ लगाए थे। उन्हीं से पता चला कि पारुल के एक गाल और आंख पर पट्टी है, जहां उसे खास चोट पहुंची है। वह कह रहे थे शायद आंख चली जाएगी। वह अस्पताल में पड़ी पड़ी दर्द से बेहद कराह रही है। मोहल्ले के एक लड़के को साथ लेकर मैं अस्पताल के लिए रवाना हुई, पर मूसलाधार बारिश ने हमारा रास्ता रोक लिया। इतने में रोती बिलखती पारुल की माँ देर रात घर लौटी। बाप पारुल के साथ ही अस्पताल में ठहरा था। मैंने अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर कई अखबारों में खबर दी। सभी को मैंने खुलकर भांडाफोड़ करने की सलाह दी। दूसरी सुबह मुझे फ़ोन पर बताया गया कि काफ़ी बड़े बड़े अखबारों के एक पन्ने की खबरें छप चुकी हैं और यह भी बताया गया कि काफ़ी बड़े रिपोर्टर गांव की ओर रवाना हो चुके हैं, आंखों देखा हाल दर्ज करने के लिए। अब मेरे मन को कुछ सुकून मिला। दोपहर तक स्वाददाताओं की साथ मैं अजीजुल हक के थाने में जाकर मिली। अजीजुल ने पुनः मुझे तसल्ली देते हुए घर चले जाने को कहा और भरोसा दिया कि हादसे की छोटी मोटी बातें भी वह दर्ज कर लेगा। वह और लड़की की एक आंख नष्ट हो जाने की खबर पाकर दुख भी जताया। यह भी बताया कि लड़का फरार है और उसके पिता अजीजुल के पास आए थे। सुनते ही मैं आग बबूला हो गई और बोली, किस मतलब से आया था वह बदमाश? रुपयों से मुझे खरीदना किसी भी हालत में संभव नहीं, इसलिए चेयरमैन मुझे मीठी मीठी बातों से पटा रहा था। पारुल के इलाज का सारा खर्चा वह देगा। यह भी कह रहा था कि किसी घिनौने काम के लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इस प्रकार पलटी खाना तो उस जैसे बदमाश के लिए यकीन के काबिल नहीं है। जरूर वह कोई नई चाल चल रहा है। भला अपना लड़का जानकर भी? मैंने कहा। अजीजुल ने बात काटते हुए कहा, हाँ, उसने अगर और प्रमाण से साबित होता है कि
यह काम मेरे लड़के ने किया है, मैं खुद उसे पकड़कर थाने के सुपुर्द कर दूंगा। पर यदि मेरे विपक्ष में किसी दुश्मन के द्वारा की गई वारदात है तो मैं लड़ जाऊंगा और किसी बनावटी बात का सहारा लिए बिना अपने लड़के को बचा लूंगा। मैं गुस्से में धधक उठी। इन बातों का अर्थ? अजीजुल पुन बोला, आप शांत हो। पारुल के अस्पताल से घर लौटते ही मैं सारे बयान उसके मुंह से सुनकर रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरे दिमाग में तरह तरह की चिंताएं दौड़ने लगी। अस्पताल से लौटते समय कहीं चेयरमैन के गुंडे पारुल को मार नहीं डालेंगे। सारे गांव का चक्कर लगाकर अब तक संवाददाताओं ने काफ़ी समाचार इकट्ठे कर लिए थे। चिंताओं से मुझे मुक्ति मिली जब पारू को लेकर उसका बाप घर लौटा। अजीजुल भी अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच गया था। कई पत्रकार भी हाजिर थे। सबको चौंकाते हुए चेयरमैन समय अपने संगी साथियों सहित पारू के घर हाजिर हो गए थे। उनका परिचय अजीजुल ने मुझसे कराया। अदब के साथ मुझे सलाम करते हुए बोले, आप जैसी इज्जतदार हस्ती इस गांव की गरिमा है। यदि जमीन जायदाद बेचकर गांव छोड़कर चली जाएंगी तो हम जैसे मूर्खों को कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा। चेयरमैन को चिकनी चुपड़ी बातों से मन ही मन में जल बुन रही थी, पर ऊपर से काफी शांत और भद्र बनी हुई थी। आम और बेर के वृक्ष तले बड़ा सा आंगन था जहां कुर्सियां लगाई गई थी। हमारे बैठक का अच्छा इंतजाम किया गया था। चेयरमैन शायद जानबूझकर अजीजुल के बगल की कुर्सी पर बैठ गए। मैंने काफी फासला रखकर आमने सामने होकर बैठना ठीक समझा। एक पत्रकार युवक अपनी कुर्सी खींचकर मेरी बगल में आ बैठा। गांव के बड़े बूढ़े जवान सभी हमें घेर कर खड़े हुए थे। सबकी आंखें कुतूहल से भरी थी। बदरुद्दीन पारू को बुलाने घर के अंदर घुसा। उसका व्यवहार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैं इंतजार में थी, मुझसे सलाह के लिए जरूर मेरे पास आएगा, जबकि वह मेरे आसपास भी नहीं फटका। मुझसे जरूर मिले, ऐसा मैंने दोपहर को उसकी बीवी से कह दिया था। बीवी ने मुझसे हामी भी भरी थी, पर वह आया ही नहीं। उसकी बीवी भी कुछ अलग थलग रह रही थी, मानो मेरे साथ पारू निकली थी। इसी कारण उसे एसिड की बोतल का शिकार होना पड़ा। पर मैंने सोचा आज नहीं तो कल रमीज उसे शिकार जरूर बनाता। उसने तो पारू को कह ही दिया था। पारुल इस बीच माँ बाप के साथ धीरे धीरे घर से बाहर आती दिखी। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ और तरह तरह की बातें गूंज रही थी। मेरे कान के पास मुंह लाकर फिसफिसाकर रिपोर्टर बोला, आज सुबह चेयरमैन के संगी साथी अस्पताल में बदरुद्दीन से मिलकर आए हैं। मैं काफ़ी सतर्क होकर थोड़ी हिलजुल कर बैठी। पारुल आंगन के बीच कुर्सी पर बैठाई जा चुकी थी। पारुल मुझसे आंखें नहीं मिला रही थी। अभी सूरज आम के पत्तों के झुरमुट से झांक रहा था। एक मुर्गी झुंड में अपने बच्चों के साथ कंक कंक करती हुई हमारे बीच आ गई थी। पेड़ पर कौवे एक साथ काँव काँव कर उठे। इस बीच बुलंद आवाज में अजीजुल ने पारुल से पूछा, तुम पर जिसने एसिड फेंका उसे तुम पहचानती हो? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पारू ने बाप को एक बार देखकर आंखें जमीन पर गड़ा ली। माँ बाप दोनों ने मेरी ओर पीठ कर रखी थी, पारुल की ओर मुंह। दोबारा अजीजुल ने पूछा, घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कहो किसने फेंका था एसिड? उसे पहचानती हो? उसका नाम बताओ। अब फिसफिसाकर पारू क्या बोली कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तीसरी बार और एक कोशिश की गई। दरोगा ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए एक बार फिर पूछा। चेयरमैन ने पारुल के मुंह के पास मुंह ले जाकर पूछा, बोलो माँ बोलो, क्या तुम उसे पहचानती हो? प्यारी माँ बोलो। मानो दुनिया भर में पारुल को प्यार करने वाला एक वही फरिश्ता था। पारुल ने पल भर आंखें उनकी आंखों में डाली और बोली, नहीं, और आंखें पुन जमीन पर गिरा ली। मुझे लगा पारुल हो गई। मुझे लगा पारू पागल हो गई है। भला वह क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही है? मुझसे रहा न गया, तड़ाक से बोली, हाँ पारू ने रमीज को पहचाना था। मैंने भी पहचाना था क्योंकि मैं भी उसके साथ थी। बड़ी विनयपूर्वक चेयरमैन बोले, आप उसे पहचानती थी?
नहीं, पिछले ही दिन पारू ने उसे दिखलाया था और नाम रमीज बताया था। शाम हो गई थी। ऊपर से एक दिन का देखा चेहरा आप गलत भी देख सकती हैं। नहीं, शाम नहीं, काफ़ी धूप थी तब तक। लेकिन पारू तो कह रही है नहीं पहचानती, फिर आप कैसे? केस का फल क्या होगा मैं समझ गई थी। भीड़ में कानाफूसी जारी थी। सब संदेह की दृष्टि से माहौल को परख रहे थे। भीड़ धीरे धीरे हल्की होती गई। पारू को उसके माँ बाप पकड़कर अंदर ले जाने लगे। पल भर के लिए पारू ने मेरी आंखों में झांका। वहां मुझे दिखा केवल दुख दर्द का एहसास और प्रार्थना। उस असहाय दृष्टि को मैं भूल नहीं पाई। मेरा शहर लौटने का समय होने लगा। अकेली स्टेशन की ओर चल पड़ी। हर बार बदरुद्दीन साथ आता था, वैसा ना हुआ। उसकी बीवी भी मुझसे भेंट करने नहीं आई, न किसी ने विदाई दी। स्टेशन के करीब एक पेड़ की आड़ में अजीजुल हक खड़ा मिला। मैडम, आप जा रही हैं? हाँ, चलिए आपको ट्रेन तक छोड़ आता हूँ। बदरुद्दीन की एहसान फरामोशी पर दरोगा भी दुखी था। दोनों चुपचाप चल रहे थे। धीरे से अजीजुल ने कान तक मुंह ले जाकर कहा, पारू झूठ क्यों बोली, मैं जानता हूं। बदरुद्दीन को 20,000 रुपये चेयरमैन ने दिए हैं। 20,000? आश्चर्य से मैं दरोगा का मुंह देखती रही। हाँ, यदि न लेता तो उसे केस करना पड़ता। गांव शहर की दौड़ा दौड़ी, यहाँ जाना वहाँ जाना, खर्च अलग। बदमाश लोग और न जाने क्या क्या नुकसान करते। आप कब तक पहरा देती? मैं कड़वी हंसी हंसकर बोली, यह कानून है, न्याय है। हाँ, न्याय। कारण काफी हद तक सच क्या है गांव वाले सभी जान चुके हैं। चेयरमैन का सिर भी झुका है। उसे जुर्माना भी देना पड़ा है, 2,000 रुपये। धीरे धीरे गांव वाले और जाग उठेंगे। तब यह न्याय का तमाशा नहीं चलेगा। सिद्धांत सिर उठाकर देखेगा। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसकी रफ्तार काफी धीमी थी। इंजन की तेज बत्ती ट्रेन के स्टेशन आने का समाचार दे रही थी। थैंक यू।